नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। नमस्कार साथियों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं रीतकालीन कवि पद्माकर और उनकी कविताओं पर आधारित यह कार्यक्रम। ये कविताएं कक्षा 11 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित हैं। इन कविताओं के अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे डॉक्टर अजय तिवारी। इनसे चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर हरिमोहन शर्मा। आइए देखते हैं यह साक्षात्कार। नमस्ते छात्र मित्रों, सबसे पहले परिचय। मैं हूं हरिमोहन शर्मा, दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में कार्यरत रहा हूं और मेरे साथ हैं हिंदी साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान डॉक्टर अजय तिवारी। आप हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर तिवारी। नमस्कार। नमस्कार। आइए कवि पद्माकर की कविताओं पर करते हैं बातचीत। हाँ, बातचीत से पहले छात्र मित्रों, मैं पद्माकर की कविताओं का पाठ करूँगा। प्रस्तुत है पद्माकर की कविताओं का पाठ। पहला कविता है। और भात कुंजन में गुंजरत भीर भौर, और डोर झोरन पे बौरन कह हुए गए, कहें पद्माकर सु और भांति गलियान, छलिया छबीले छैल और छवि छुए गए, और भांति बिहग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वय गए, और रस और रीति और राग और रंग और तन और मन और बन हुए गए। क्या बात। और तन और मन और बन हुए गए। बसंत का अद्भुत वर्णन है। दूसरा पद है। गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के, जौ लगी कछू को कछू भाखत बने नहीं, कहें पद्माकर परोस पिछवारन के, द्वारन के दौर गुण अवगुण गने नहीं, तोलों चलित चतुर सहेली याही कऊं कहूं, नीके के निचोर ताही करत मने नहीं, हाँ तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा बोर, बोरत तो बोरियो पै निचोरत बने नहीं, पै निचोरत बने नहीं। तीसरा कवित्त है। भौरन को गुंजन विहार बन कुंजन में, मंजुल मलारन को गावनो लगत है, कहें पद्माकर गुमान हूं तैं मान हूं तैं, प्राण हूं तैं प्यारो मन भावनो लगत हैं, मोरन को सोर घन घोर चहूं ओरन, हिनोरन को वृंद छवि छावनो लगत हैं, नेह सर सावन में मेह बर सावन में, सावन में झूलिबो सुहावनो लगत है, सुहावनो लगत है। बहुत अच्छा पाठ किया डॉक्टर शर्मा आपने। और वसंत, वर्षा,
नायिका का प्रेम 3 तरह के भावों को 3 तरह के छंदों से अलग अलग स्पष्ट कर दिया। इससे बहुत लाभ होगा विद्यार्थियों को। धन्यवाद तिवारी जी। तो चर्चा शुरू करते हैं। इससे पहले थोड़ा पद्माकर का परिचय हो जाए। हाँ, ये तो सुझाव बहुत अच्छा है, क्योंकि पद्माकर रीतिकाल के अंतिम कवि थे जी। और उस समय तक आधुनिक युग शुरू हो चुका है। संस्कृति और साहित्य में भी उसका भी असर उन पर है। तो वे एक अलग ढंग के वातावरण के और अलग ढंग के मिजाज के कवि हैं। उनका परिचय तो अधिक उपयोगी होगा। पद्माकर बांदा में पैदा हुए थे जी। और उनके यहाँ पैतृक रूप से काव्य की परंपरा चलती थी। पैतृक का आश्रय? आशय उनके पिता स्वयं मोहनलाल भट्ट जी बड़े अच्छे कवि थे और इतने अच्छे कवि थे कि उन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि मिली थी। अच्छा। और वो जयपुर के राजा ने दी थी। उसी तरह उनके पितामह भी कवि थे। अच्छा। और इस तरह काव्य उनके वंश परंपरा का हिस्सा थी। यहाँ तक कि कवीश्वर उनके वंश का नाम रख दिया गया था। अच्छा। तो उस वंश के ये कवि थे। खुद पद्माकर अनेक दरबारों में रहे। रीति कवियों की विशेषता ही थी, आप जानते हैं, कि वे किसी न किसी आश्रयदाता के यहाँ रहते थे जी। और वही उनकी आजीविका का साधन होता था और उसकी रुचि के अनुसार वे कविताएं लिखते थे। तो अवध में और ग्वालियर नरेश के यहाँ, उदयपुर, जयपुर, एक बहुत दूर दूर तक जो राजवंश थे उनके यहाँ यह आश्रय में रह चुके थे और सभी के यहाँ उन्होंने कोई न कोई काव्य रचा था। तो तरह तरह की कविताएं उन्होंने रची होंगी। अनेक प्रकार की कविताएं रची। जैसे अनेक प्रकार के दरबारों में रहे जी। इनके यहाँ कविता के भाव कई तरह के हैं। श्रृंगार का, वीर का, भक्ति का, और अंत में गंगा के तट पर 7 वर्ष रहे मृत्यु से पहले। अच्छा। तो गंगा पर उन्होंने एक काव्य लिखा है। तो इस तरह इनके काव्य के भाव में बड़ी विविधता है जी। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जिसे कहना चाहिए जी। हिंदी साहित्य के सबसे विश्वसनीय आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि मूर्ति विधान करने में, यानी चित्र और बिंब निर्माण करने में पद्माकर की महारत यानी उनकी विशेषता बिहारी के जैसी थी। और भाषा की विविधता में, यानी उन्होंने तो अनेक रूपता शब्द कहा कि भाषा की अनेक रूपता में पद्माकर तुलसीदास के समकक्ष थे। अच्छा। तो रीति कवियों में सर्वश्रेष्ठ बिहारी और भक्त कवियों में श्रेष्ठ तुलसीदास, उन दोनों के गुण अगर किसी एक कवि में मिलते हैं तो वे पद्माकर हैं। इसलिए हिंदी काव्य परंपरा में पद्माकर का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उनके बारे में एक बात और कही जानी चाहिए। जिस वर्ष राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी, अच्छा। उसी वर्ष पद्माकर की मृत्यु हुई थी 1833 में। अच्छा। एक अर्थ में दोनों समकालीन थे। जी, जी। और इस वर्ष तक, इस समय तक भारत अंग्रेजों का गुलाम बन चुका था। माना जाता है कि रीति कवियों के यहाँ इस पराधीनता का कोई चिन्ह नहीं है। लेकिन पद्माकर का एक कवित्व है जिसमें उन्होंने ग्वालियर नरेश दौलत राय सिंधिया को संबोधित करते हुए कहा था कि बांका नृप दौलत अलीजा महाराज कबों साज दल पकड़ फिरंगिन दबावेगो। फिरंगियों का यहाँ उल्लेख किया उन्होंने। हाँ, फिरंगियों को दबाने का कि ये सेंधिया जो है, ये जो दौलत है, दौलत अलीजा है, दौलत राय है, ये दल साधेगा और फिरंगियों को दबोचेगा। हालांकि उनकी अपेक्षा के उल्टा किया उस समय के सामंतों ने, जिन सामंतों के वे आश्रित थे। तो कई बार इस तरह की उलझन आती थी कि कवि चाहता कुछ है और जिसके आश्रय में है वो राजा करता कुछ है। तो इस विडंबना से उनकी कविता में कई नए आयाम जुड़ते हैं। जी। तो इस तरह पद्माकर श्रृंगार के, वीर रस के, भक्ति के साथ साथ कुछ विडंबनाओं के कवि भी हैं जी, जो रीति कविता में प्रायः नहीं मिलता। क्या बात है, आपने बहुत सुंदर परिचय दिया और इससे कविता को समझने की एक विस्तृत पृष्ठभूमि यहाँ पर उपस्थित हो गई है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इसी से मेरा एक प्रश्न है कि इन पदों में जो हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, वसंत के वर्णन में कवि ने और शब्द की आवृत्ति की है, इसका क्या कारण है? क्या बात है। औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर
और डोर झौरन पे बौरन के वह गए। जी यहाँ तो और एक एक पंक्ति में आता है जी, लेकिन अंतिम पंक्ति तक आते आते औरे रस, औरे रीति, औरे राग, औरे जी, रंग। बिल्कुल अब बिल्कुल। आप देखें कि हर चीज नया नया। कुछ इस कविता को पढ़ते हुए जी नौ गति, नौ लय, ताल, हाँ, छंद, नौ, क्या बात है, बिल्कुल नौ सही कह पर रहे नौ हैं। स्वर दे, बिल्कुल निराला सही याद कह आते रहे हैं। जी जी बिल्कुल। ये जो और है ये उसी नएपन का संकेत है। सभी ऋतुएं चलती रहती जी। हैं, मनुष्य उनमें सहज भाव से चलता रहता है, जी। लेकिन वसंत आते ही, जैसे यहाँ है कि 2 ही दिन बीते हैं वसंत के, जी लेकिन वसंत आते ही कुछ ऐसा होता है कि प्रकृति के भीतर एक नयापन आ जाता है और उसके साथ जैसे वृक्षों में नयापन आ गया, नवता पैदा हो जाती नहीं है। वृक्षों में नयापन आ जी। गया, पक्षियों में नयापन आ गया, उसी तरह मनुष्य के भावों में नयापन आ गया। जी, जी। और इस तरह वसंत के साथ ये जो सर्वव्यापी नवीनता है, उस अनुभव को कवि ने इस और की आवृत्ति के द्वारा प्रकट क्या किया बात है, है। वो नवजीवन यहाँ प्रकट करता नवजीवन, इस तरह वसंत का अनोखापन है। जी जो प्रकृति की गतिविधि से लेके मनुष्य की अनुभूति तक जी। सब जगह है, उस व्यापकता को उन्होंने प्रकट किया है। जी जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरे पद को हम पढ़ रहे थे तो उसमें उससे पहले यहाँ एक बात और कहने जी, की आवश्यकता जी, महसूस जी, होती है, जी, जी, जो आपके प्रश्न में सीधे तो नहीं था, प्रकारांतर से है। जी पूरे रीतिकालीन परंपरा में जी प्रकृति का वर्णन हमेशा उद्दीपन के रूप में हुआ है। हाँ। उद्दीपन का अर्थ तो आप समझते ही हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं, जी। उस काम के अनुसार प्रकृति सहायता करती है। जी। अगर हम दुखी हैं तो प्रकृति दुखी दिखाई देगी, हम सुखी हैं तो प्रकृति सुखी दिखाई देगी। जी नायक नायिका मिल रहे हैं तो वसंत है, जी। नायक नायिका में विरह है तो पावस है, जी जी। यानी वर्षा है। मैं नायक नायिका के बहाने हैं जो हाँ, कुछ। नायक नायिका के बहाने है जो जी। प्रकृति वहां स्वतंत्र नहीं है, लेकिन वसंत के इस वर्णन में प्रकृति स्वतंत्र रूप में आई तो क्या है। हम कह सकते हैं कि ये आधुनिकता का आगमन है कविता ये में? आधुनिकता का प्रवेश है। जी। मैंने इसीलिए आपसे निवेदन किया था आरंभ में अरे, कि जी। वे आधुनिक युग के कवि हैं, जी, जी, जी। हैं रीतिकालीन परंपरा के, लेकिन उस परंपरा के भीतर नवीनता का समावेश अनेक रूपों में दिखाई देता है, जी, जिसमें जी, एक रूप ये है। और दूसरा इसका गुण यह है कि वे केवल प्रकृति के बाह्य रूपों का वर्णन नहीं करते, उसका जो मन पर प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन भी करते हैं। और इस तरह प्रकृति कैसे एक महत्वपूर्ण सत्ता है कविता में, उसे प्रतिष्ठित करते हैं। वाह, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, आपने इस पद को तो बहुत अच्छे से समझाया। ये दूसरे पद में अंत में आता है, बोरत तो बोरियो पै निचोरत बने नहीं। क्या आशय क्या है? हाँ, बोरत तो बोर्यो पै निचोरत बने नहीं। देखिए, डुबोना और निचोड़ना, जैसे कपड़ा भिगोते हैं, डुबोया और बाहर निकाला, निचोड़ दिया, तो ये कह रहे हैं कि डुबोते तो बना लेकिन निचोड़ते नहीं बनता। पर इसमें डुबोने निचोड़ने का exactly, संदर्भ क्या है? पंक्ति का अर्थ तो ये है। जी तो कहाँ डुबोया कि निचोड़ते नहीं बन रहा है? जी निश्चित रूप से वो कपड़ा तो नहीं होगा, तो वो होगा मन। जी जो मन ऐसी किसी जगह पर डूब गया है जहां से बाहर निकाल के उसे निचोड़ा नहीं जा सकता। ठीक ठीक ठीक। तो मन हो भी कि हम इससे जल्दी से परे हट जाएं, लेकिन वो मन होते हुए भी वो आप परे हट नहीं सकते। तो वो है प्रेम। यहाँ एक ऐसी नायिका का वर्णन किया जा रहा है जो पत्नी तो किसी और की है, लेकिन वो श्याम रंग, इसी पंक्ति का जो पहला हिस्सा है, हाँ तो श्याम रंग में, मैं तो श्याम के रंग में डूब गई हूं। तो ये श्याम है कृष्ण जी। तो ये ऐसी गोपिका है, शुरू में गोपी गोपी का प्रयोग आया है, ये ऐसी गोपिका है जिसका पति तो कोई और है, लेकिन जो कृष्ण के प्रेम में पड़ी हुई है, और कृष्ण के प्रेम में पड़ने के बाद ऐसी डूब गई है कि उसका मन कृष्णमय हो गया है, और लोक लाज के डर से चाहती तो है कि कृष्ण के प्रेम से बाहर निकल जाऊं, लेकिन निकल नहीं पाती, वो निचोड़ नहीं पाती अपने को, उस रंग से बाहर नहीं हो पाती। तो क्या हम इसे होली के उत्सव से भी जोड़ सकते हाँ, हैं? मैं उसे ला रहा हूं जी। कि अक्सर देखा गया है जी। कि कवि परंपरा में श्रृंगार के भाव का, खास तौर से प्रेम के, मिलन के श्रृंगार के भाव का, दो चीजों से बहुत गहरा रिश्ता जोड़ा जाता है, एक वसंत से और एक होली से। होली भी वसंत ऋतु में आती है, वो रंगों का ही पर्व है बसंत की तरह। तो यहाँ वसंत सीधे तो नहीं है, लेकिन होली का एक संकेत है, क्योंकि रंग तो होली में खेला जाता है, लेकिन श्याम का रंग चढ़ गया, अब क्या करें?
तो होली का प्रतीक लिया गया है, लेकिन वर्णन नायिका के प्रेम का भाव का है। जी जी जी, बहुत सुंदर आपने इस कविता को हमें समझाया। तीसरा जो पद है वो बसंत से अब वर्षा की ओर उन्मुख हो गया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पद्माकर का जो ये वर्षा वर्णन है, क्या ये रीतिकालीन कविता की परिपाटी में है या उससे कुछ भिन्नता नवता भी लिए हुए है? हाँ, आपने बहुत ही उपयुक्त मुद्दा उठाया है, क्योंकि पद्माकर अक्सर जी, और कहा ही गया है, लीक छोड़ तीनों चलें शायर सिंह सपूत। तो पद्माकर लीक पे चलते हैं, लेकिन लीक को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ देते हैं, बदल देते हैं, कुछ उसमें नयापन पैदा कर देते हैं, जिसको आपने नवता कहा। यहाँ भी वही है। एक बात देखें, इसमें नवता का सबसे अद्भुत रूप तो यह है कि संगीत और बिंब, गति के बिंब, दोनों का संयोग किया गया है। संगीत में भी प्रवाह होता है और गति में भी प्रवाह होता है। जैसे भौरा, मोर और मल्हार राग मलारन, ये राग, ये संगीत है और तीनों में गति है। संगीत तो गति के बिना होता ही नहीं है। उसी तरह हिंडोला, झूला और सावन की वर्षा जो झूले की तरह ही हिलते हुए पानी की बूंदें गिर रही हैं। तो गति का बिंब और संगीत का बिंब, ध्वनि का बिंब, दोनों मिलके वर्षा का पूरा रूपक चित्र खड़ा करते हैं। हाँ। एक दिलचस्प चीज और है कि भौरा बसंत में भी था, हाँ। भौरा वर्षा ऋतु में भी है, लेकिन दोनों भौरों में एक अंतर है। वहां भौरा तो दूसरे तरह का भाव जगा रहा था, यहाँ भौरे की गुंजार को उन्होंने मंजुल मलारन को गावनो लगत है कहा है। अच्छा, जो भौरा जो गा रहा है, गूंज रहा है, तो जैसे मलार राग मल्हार वो गूंज लिए हुए आता है, वैसे मानो भौरा गूंज रहा है। अच्छा। इस रूप में चित्रित किया है। तो ये जो भाव साम्य के आधार पर उपमानों का उपयोग किया गया है, ऐसा उपयोग बिहारी के अलावा पूरे रीतिकाल में पद्माकर को छोड़कर कहीं नहीं मिलता। और यहाँ वे जो लक्षण उदाहरण वाली बंधी हुई परिपाटी है, उसकी सीमा का अतिक्रमण करते हैं, उसकी सीमा को छोड़ देते हैं। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि संगीत के माध्यम से कवि ने उस कविता के आनंद को द्विगुणित कर दिया? बिल्कुल द्विगुणित कर दिया है, क्योंकि संगीत तो मन का भाव है ना। यहाँ कोई वाद्य नहीं बज रहा है, लेकिन संगीत मन का भाव है। तो और वर्षा सुख का अनुभव है। हिंडोले, अब वो हिंडोले तो प्रेम के हिंडोले हैं। मित्र सखा सखी उसमें साथ साथ झूल रहे हैं। तो वो जो हिंडोलों के साथ प्रेम की अनुभूति है, वो अनुभूति मानो संगीत बनके मन में भी समा गई है। तो ये बिल्कुल नयापन है, आपने ठीक संकेत किया इसका। वाह तिवारी जी, आपने कविता के जिन गांठ गठीरे तत्व थे उनको उद्घाटित कर दिया। मैं समझता हूँ कि इससे हमारे छात्रों को, अध्यापकों को कविता को समझने में मदद मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। साथियों, अभी डॉक्टर अजय तिवारी ने कवि पद्माकर और उनकी कविताओं संबंधी जिन बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, वह हमारे विद्यार्थियों के लिए न केवल ज्ञानवर्धक और उपयोगी है, बल्कि कविता संबंधी उनकी समझ को विस्तार मिलता है, नए आयाम प्रदान करता है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, तो आप अपने साथियों से चर्चा करें, अपने अध्यापकों से चर्चा करें और हमें भी अवगत कराएं, पत्र लिखें। हमारा पता है संयुक्त निदेशक CIET NCERT, चाचा नेहरू भवन, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110016। साथियों, अब हमारा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में हम एक अन्य कवि और उनकी कविता पर चर्चा करने के लिए फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।